रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पार्ट 8। इस पार्ट में मैं आज आपको बताऊंगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेज, यानी कि गोलीय सतहों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये गोलीय सरफेसेज क्या होती हैं, पहले मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा और उसके बाद एक फार्मूला डिराइव कराऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले आप हेडिंग लिख लीजिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेसेज, हिंदी में गोलीय सतहों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। When surface of the transparent medium is spherical, then it is called spherical surface। यानी कि अगर कोई आपको पारदर्शी सतह मिलती है और उसकी आकृति या उसकी कोई सतह किसी गोले की सतह की जैसी होती है, तो फिर उस सतह को हम कहेंगे गोलीय सतह या स्फेरिकल सरफेस। और वह स्फेरिकल सरफेस जो किसी गोले की सतह का एक भाग होती है, तो जिस गोले की सतह का वह भाग होती है उसकी रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले आइए देखते किस प्रकार से। देखिएगा, तो ये जो सरफेस है, एक पेन ले लेता हूं। देखिएगा, ये वाली आप सरफेस देखिए, यहां से ये इतनी सरफेस आपकी स्फेरिकल प्रतीत होती है, गोलाकार प्रतीत होती है, इसकी सरफेस बन जाती। बट ये जो हिस्सा है ये आपका स्फेरिकल सरफेस कहलाती है। अब ये जिस गोले का हिस्सा होगी उस गोले की जो रेडियस होती है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यह सतह उभरी हुई है, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। आइए एक सरफेस और भी देखते हैं। ये देखिए, इसमें भी आप देखेंगे यह भी किसी गोले का हिस्सा है, गोले का पार्ट है। तो जिस गोले का यह पार्ट है उस गोले की जो रेडियस होगी वही इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, गोले में रेडियस होती है लेकिन उसके किसी पार्ट का जो रेडियस होगा उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो यह आपकी कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, अंदर की ओर यह धंसी हुई है। और यह देखिए, यह उभरी हुई है, तो उभरी हुई सतह को बोलते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और अंदर की ओर धंसी हुई सतह को कहते हैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। आइए फार्मूला डिराइव करते हैं। देखिएगा, पहला केस है, यहाँ पे केस 1 आप लिखिएगा। हेडिंग के बाद नीचे लिखिएगा केस 1, और मैं यहाँ लिख नहीं पाया हूं तो आप इसे स्वतः लिखिएगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। कांच की बनी हुई है ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है Ng। आप देख सकते हैं यह कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, और इसके चारों ओर ये जो येलो कलर का मीडियम है, इनफैक्ट यह एयर को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए। देखिए, a horizontal line passing through the center of the spherical surface is called principal axis, and all the points lie on the principal axis। आइए इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं आपको दिखाऊं। तो यह जो स्फेरिकल सरफेस ये दिख रही है आपको, ये किसी न किसी एक गोले का भाग अवश्य है। तो उस गोले की जो रेडियस होगी वह रेडियस इस पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है,
and it is represented by capital R। देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये मैंने बनाया है, देखिए ये पॉइंट है C, और इनफैक्ट यही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप कोई लाइन खींचिए जो इसकी सरफेस तक जाती है, तो यही इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। इसको हिंदी में वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसकी एक विशेषता और भी है, नोट करते चलिएगा कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यह इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, देखिए ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एज ए नॉर्मल भी वर्क करती है। आपने इसके पहले पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो, दोनों में जो एंगल का मेजरमेंट होता है वह नॉर्मल के थ्रू होता है, नॉर्मल से होता है। इसलिए नॉर्मल का जानना आपको बहुत जरूरी है। तो स्फेरिकल सरफेसेज में नॉर्मल बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रा करिए जो उसकी सरफेस तक आती हो, तो यह जिस पॉइंट पर सरफेस को टच करती है उस पॉइंट पर यह नॉर्मल बन जाती है। चलिए प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O कंसीडर करते हैं। तो पहले इस लाइन को आप थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए ताकि आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मेजर करने में आसानी। तो मैंने इसे आगे बढ़ा दिया है। पॉइंट ऑब्जेक्ट O प्रिंसिपल एक्सिस पर आप देख सकते हैं पोजीशन, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये बना दे रहा हूँ, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, छोटा सा पॉइंट। और यहाँ से रे को हम लाइट रे को आगे बढ़ाएंगे और वह अब स्फेरिकल सरफेस पर आती है, और यह बन गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस N। एयर में चल करके आई है और अब इसे कांच में जाना है। आप जानते हैं कि ग्लास इज मोर डेंसर देन एयर, या ग्लास इज ए डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अब जब आपने पढ़ा है कि आपकी लाइट रे रेयर मीडियम एयर से डेंसर मीडियम ग्लास में जाएगी, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, यानी सीधी नहीं जा करके देखिए कुछ इस प्रकार से जाएगी, झुक गई, नॉर्मल की ओर चली जाएगी। अब यह इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो यह रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से जहां मिलेगी वहीं पर इमेज बनती है। तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड में तो ये मिलने वाली नहीं रही, बिकॉज इसकी तो गैप बढ़ता जाएगा। सो इसे आप पीछे बढ़ाइए, एंड जब पीछे आप बढ़ाते हैं तो पहले इसका ये एंगल देख लीजिएगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल से लिया गया है R, और इसे पीछे बढ़ाते हैं। एक पहले आप और भी देख लीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि ये इंसिडेंट रे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I। यह रे यहाँ लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से डायरेक्टली दाहिनी ओर नहीं मिलेगी, लेकिन यह मिलती हुई प्रतीत होगी इसे पीछे बढ़ाने से। देखिए यह पीछे से ऐसा प्रतीत होता है कि यह यहाँ से इमर्ज होकर के आगे जा रही है। तो इस पॉइंट पर यह मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अपीयर हो रही है। यहाँ पर एक आपका इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी आई से। पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज भी पॉइंट इमेज की तरह। और आप देख सकते हैं कि अगर यह जो एंगल है ये R है, तो यह एंगल भी R के बराबर होना चाहिए। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल R। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इमेज को बनाने वाली जो वर्चुअल रे आ रही है वह बीटा एंगल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, एंड द एंगल between radius of curvature and the principal axis is gamma। पोल आप जानते हैं
center of the spherical surface is called the pole, and all the distances are measured from the pole. सारी दूरियां पोल से मापी जाती हैं। आप देखिएगा कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। हाँ, यहां बता दूं कि सारी डिस्टेंसेज नेगेटिव में है, तो इन्फिनिटी से हम कहेंगे क्योंकि ये पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो केवल आर से नहीं बल्कि ये माइनस आर। पोल से इमेज की डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द इमेज इज called V. V से is represented by, not called, it is represented by V, in fact minus V, and the distance of object from the pole is represented by minus V. माइनस छूट गया, मैं यहां लगा देता हूं माइनस V. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस M से एक नॉर्मल ड्रॉप करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, विच कट और इंटरसेक्ट एट पॉइंट N। सारी डायग्राम सारे बन चुके हैं, सारे रे डायग्राम्स बन चुके हैं, और अब हमें इसके लिए फॉर्मूला डेराइव करना है। शुरुआत करते हैं। एट पॉइंट M यूजिंग स्नेल्स लॉ। के बाद दोबारा देख लीजिए पॉइंट M, ये देखिएगा पॉइंट M पर स्नेल का नियम लगाइए। तो स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। यानी कि आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ऑलवेज एक कांस्टेंट होता है, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। चलिए देखिएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए एन जी। सेकेंड मीडियम ग्लास है, क्योंकि रे कहां से चल के आ रही है? एयर से, तो Al2 ग्लास हमारी रे आती है। ठीक है, next, if angle I and R are supposed to be very small, अगर एंगल I और R बहुत छोटे हैं तो इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? साइन I फॉर वेरी स्मॉल I इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I एंड साइन R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R। Hence I upon R is equal to A and G। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे and you will get I is equal to ANG times R. It is called the equation number 1. In triangle OMC, so first of all मैं आपको ट्रायंगल OMC दिखा दूं बनाकर। ये देखिए OMC, आप जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल गामा है और उसके जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं वो आई और अल्फा है। और आप थ्योरम जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अदर इंटीरियर एंगल्स। यानी कि बहिष्कोण का मान दूरस्थ अंतः कोणों के मान के बराबर होता है। यानी गामा इज इक्वल टू आपको मिलेगा आई प्लस अल्फा। बहिष्कोण है, दूरस्थ अंतः कोणों के सम के बराबर होता है। चलिए वापस आते हैं। तो गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, सो आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। इन ट्रायंगल IMC, चलिए IMC को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण है गामा और दूरस्थ अंतः कोण है R और बीटा। तो गामा हो जाएगा R प्लस बीटा। ठीक है,
मैंने आपको अलग अलग करके इसको दिखा दिया है। चलिए इसे नोट करिएगा। तो गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, साथ ही साथ गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। सॉल्व करिएगा तो आई की वैल्यू मिलेगी गामा माइनस अल्फा और आर की वैल्यू मिलेगी गामा माइनस बीटा। सो आई यहां से और आर यहां से लेकर के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या मिलता है, आई की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए एन जी इंटू गामा माइनस बीटा। ए एन जी को ब्रैकेट के अंदर ले जाइएगा तो ए एन जी टाइम्स गामा माइनस एन जी, इनफैक्ट ये ए एन जी है, ये चल गया यहाँ पर ए एन जी बीटा। अब बीटा को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाइए और इस गामा को राइट हैंड साइड में। तो आपको मिलता है ए एन जी बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए एन जी गामा माइनस गामा। और नीचे आप देखेंगे यहाँ दोनों टर्म्स गामा है कॉमन, से कॉमन लिया तो आपको मिलता है ए एन जी बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए एन जी माइनस 1 इंटू गामा। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। इन ट्राइंगल ओ एम एन, चलिए अगर आपको ट्राइंगल ओ एम एन दिखाता हूं, देखिएगा ओ, आप हमारी मार्कर को देख चलिएगा, एम एन, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां पर हम tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा को लेंगे। तो आपने देख लिया है, चाहे तो आप इसे बना लीजिए अपनी कॉपी पर। tan अल्फा mn अपॉन ओ एन, देखिएगा tan अल्फा लेंगे, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे कर्ण, तो कोण के सामने परपेंडिकुलर mn और बेस है ओ एन। tan बीटा है, यहां भी परपेंडिकुलर है mn और बेस है आई एन। tan गामा, यहां भी परपेंडिकुलर है mn और बेस है सी एन। ठीक है, ये आ गया। हमने tan के फॉर्मूले निकाल के रख लिए हैं। इक्वेशन 2 बना हुआ है। एक अप्रोक्सीमेशन फिर से लेना है हमें। अप्रोक्सीमेशन क्या है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल देन अल्फा is nearly equal to tan alpha, beta is nearly equal to tan beta, and gamma is nearly equal to tan gamma. So now putting the value of alpha, beta and gamma into equation number 2. Equation 2 में put करिए, you will get Ang into tan beta minus tan alpha is equal to Ang minus 1 tan gamma. और tan बीटा, अल्फा और गामा की वैल्यूज मैंने अभी आपको दे रखी थी, उनको पुट करिएगा तो आपको मिलता है Ang इंटू mn अपॉन आई एन माइनस mn अपॉन ओ एन इज इक्वल टू Ang माइनस 1 mn अपॉन सी एन। अब आप देखेंगे कि mn दोनों साइड्स में कॉमन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी mn है और राइट में भी, तो इन दोनों को कॉमन लेके कैंसिल करिए, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, यहां से कॉमन लीजिएगा और इसको इससे कैंसिल कर दीजिएगा। तो आपको मिलता है Ang इंटू 1 अपॉन आई एन माइनस 1 अपॉन, वही जो कट के कैंसिल हो चुका है उनके प्लेस पर 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू Ang माइनस 1 इंटू 1 अपॉन सी एन। फिर से एक अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं हम लोग, इसे इट इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 3। नाउ इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सपोज टू बी वेरी लार्ज, अगर हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल सरफेस की बहुत लार्ज मानी जाए और उसके अपर्चर को, जो उसकी ओपनिंग है वो छोटी मानी जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो, जिसमें इसको दिखा दूं आपको, ऐसी कंडीशन में जो डिस्टेंस Pn है ये बहुत ही स्मॉल हो जाएगी और दूरियों की तुलना में, और ऐसी कंडीशन में जो पॉइंट N है हम ऐसा मान सकते हैं कि वो पॉइंट P पर पहुंच गया है, पॉइंट P पर ही स्थित है। इसे मैं आपको बताऊं कैसे। देखिए, बहुत कम रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली सरफेस है और ये बहुत अधिक रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली सरफेस है। सपोज करिए कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। अब आप यहां से, अगर ये पोल है, पोल P,
यहां से एक का परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, सपोज करिए MN, और एक इस पर से ड्रॉप करते हैं यहां से। ये देखिए MN और ये है पोल। देखिएगा ये कम रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली सरफेस है, ये अधिक रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली सरफेस है। यहाँ पर डिस्टेंस Pn देखिए सिग्निफिकेंट है, अधिक है, यहाँ पे आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ी है और ओपनिंग बहुत छोटी मारी है, मतलब देखिए केवल इतने की अगर ओपनिंग ले ली जाए तो और भी ये यहाँ से नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो ऑलमोस्ट वो यहीं पर गिर जाएगा। यही मैंने आपको दिखाया है कि अगर इसकी ओपनिंग बहुत छोटी है यानी अपर्चर बहुत छोटा है तो ऐसी कंडीशन में जो पॉइंट N है इट कैन बी अज्यूम टू बी एट पॉइंट P, से हम पॉइंट P पर ही स्थिर मान सकते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या मिलता है, ये जो डिस्टेंस IN थी वो नियरली इक्वल टू IP, ON जो है जाएगी नियरली इक्वल टू OP एंड CN नियरली इक्वल टू CP। So putting it into question number 3, we get ANG upon IP minus 1 upon OP is equal to ANG minus 1 into 1 upon CP। यानी जहां जहां IN, ON और CN थे वहां वहां मैंने पॉइंट N को रिप्लेस कर दिया P से। चलिए IP की वैल्यू रखी जाए तो आपने देखा था IP की वैल्यू थी, IP को माइनस V से प्रदर्शित किया गया था, रिप्रेजेंट किया गया था माइनस V, OP को माइनस U से, और CP जो रेडियस ऑफ कर्वेचर थी इसे हमने माइनस R से दिखाया था। और दोनों साइड के यहाँ पे माइनस कॉमन लेकर के आप इसे कैंसिल करिएगा और सॉल्व करिएगा तो आपको मिलता है ANG अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू NG माइनस 1 अपॉन R। बट द जनरल फॉर्मूला अगर आपको लिखना हो, कोई जरूरी नहीं आपके पास कांच का ही स्फेरिकल सरफेस हो, कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस हो सकती है, तो जो जनरल फॉर्मूला बनता है आप उसको लिखेंगे N अपॉन V माइनस 1। ये मैं माउस से लिख रहा हूँ, बहुत साफ नहीं आ रहा, बट आप इसको साफ साफ पेंसिल लिखिएगा। 1 अपॉन U इज इक्वल टू N माइनस 1 ब्रैकेट में लिखेंगे इसको अपॉन R। ये आपका जनरल फार्मूला कहलाता है। ये देखिए ये जनरल फार्मूला है। तो इसके बाद आप यह लाइन भी लिख सकते हैं इन जनरल, ऐसे लिखेगा इसके नीचे, और एडिशनल लाइन में बोल दे रहा हूं इन जनरल, इन जनरल सामान्य रूप में आप इसे लिखेंगे। तो आज यही फिनिश करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।